हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज का ये सेशन है मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू से बच्चे 9th वालों के लिए। मैंने सोना मैम की तरह बोला ना चुन्नू मुन्नू। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है एसएसटी की कंप्लीट इकोनॉमिक्स। मैं आज के सेशन में आपको क्विकली रिवाइज कराने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम टाइम है। हम 4 अलग अलग वीडियोस तो देख नहीं सकते कि हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ढूंढें, फिर हम पीपल एज अ रिसोर्स ढूंढें, फिर हम पॉवर्टी ढूंढें, फिर हम फूड सिक्योरिटी ढूंढें। तो आपको इस एक कंप्लीट वीडियो में चारों के चारों चैप्टर्स आसानी से कम समय में एक्सप्लेन्ड तरीके से बताए जाएंगे विद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो लाइक कर देंगे सेशन को, और शेयर भी कर देंगे सेशन को, और सब्सक्राइब भी कर देंगे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं। और इस चैनल पे मैं एसएसटी पढ़ाती हूँ, मेरा नाम है रीमा घई। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों के स्कूल में पालमपुर चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर डिलीट करा दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्विकली रिकॉल करा रही हूँ, क्योंकि जिनका आ रहा है वो तो करें, लेकिन जिनका नहीं आ रहा वो इस चैप्टर को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, पीपल एज अ रिसोर्स पे चले जाएंगे, क्योंकि बाकी 3 तो कंफर्म्ड आ रहे हैं। तो आज शुरुआत करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर से। एक हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर की कहानी है, जिसके बिहाफ में हमें समझाया गया है कि कैसे एक प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं, और कैसे प्राइमरी सेक्टर में हम प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, जिसको हमने रूरल इंडिया, रूरल एरिया को समझने के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, हेल्थ सेक्टर का, एटसेट्रा एटसेट्रा। 75% यहाँ पे जो लोग हैं वो डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो मेजर एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। 1 मार्कर क्वेश्चन। 60 फैमिलीज मीडियम है, बड़ी बड़ी फैमिलीज भी 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे काम करती हैं। 450 के करीब फैमिली लैंडलेस है, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, जिसमें से 150 फैमिलीज दलित्स की हैं, लोअर कास्ट की, एंड इनके पास तो कोई लैंड कल्टीवेशन के लिए है ही नहीं। डेयरी यहाँ पे एक कॉमन एक्टिविटी है, डेयरी फार्मिंग। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज किए जाते हैं, लो स्केल पे प्रोडक्शन होता है और फिर इन्हें होलसेल मार्केट में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे ये इसका काम धंधा है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो लैंड लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये 4 ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बेस पे आप कोई भी धंधा शुरू करते हो। देखो यार, आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है, आप सबसे पहले क्या लोगे? जमीन लोगे। जमीन के बाद आप क्या लोगे? उस पर काम करने के लिए लोग होगे। फिर उसके बाद आप कैपिटल इस्तेमाल करोगे, चाहे वो मनी हो, लेबर हो, रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो। फिर आप ह्यूमन कैपिटल, इंसान की नॉलेज का इस्तेमाल करोगे। तो ये चारों के चारों मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये 5 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड की। देखिए बच्चों, लैंड जो है वो एक फिक्स्ड असेट है। आओ मैं आपको बता दूं पहली बात तो, असेट क्या होता है? असेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको फायदा देती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने पढ़ाना शुरू किया, हमने ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा, ये हमारा असेट है। अब यहाँ पूरा मेरा स्क्रीन का सेटअप लगा हुआ है, ये सेटअप है, ये कैमरा सेटअप है, ये क्या है? असेट है हमारे। ये हमारे असेट्स है। लाइबिलिटी, उधार, बोझ, ये भी शब्द अभी आगे आएगा। तो लैंड एक फिक्स्ड असेट है, आपने लिया, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करके डाल दिया, अब उसके पास आप जिंदगी भर कमाओगे उससे। तो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन रूरल एरिया। ठीक है, यहाँ पे राबी और खारिफ 2 टाइप के क्रॉपिंग सीजन होते हैं। राबी मतलब आफ्टर रेन वाला, सितंबर टू अक्टूबर वाला, और वो बिफोर वाला, अप्रैल टू जून वाला खारिफ। 2 फार्मिंग मेथड्स हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग कर, देखो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट, देखो लैंड एक फिक्स्ड एसेट है ना। अभी हमने पढ़ा कि लैंड जो है वो एक फिक्स्ड एसेट है, और साथ ही साथ वो स्कार्स भी है, कम भी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन कम होती जा रही है ना, स्कार्स भी है। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर आपको पता है ह्यूमन। अब ये 2 तरीके की होती है, एक होती है स्किल्ड और एक होती है अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब
जिसको सब कुछ आता है, ट्रेंड है। अनस्किल्ड मतलब जिसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। कैपिटल, कैपिटल में भी दो हो गए, फिजिकल, फिजिकल मतलब यहां पे फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स्ड है, जैसे कि टूल्स, मशीनरी, जो रोज रोज बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो रोज चाहिए, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, पैसा रोज चाहिए, काम धंधे में पैसा गले में होना चाहिए, चाहिए रोज। लास्ट आ गया आपका ह्यूमन कैपिटल। यहां पे आ जाती है नॉलेज। नॉलेज होगी तभी तो कोई धंधा चलेगा। ऐसा लग रहा है हम शार्क टैंक का एपिसोड कर रहे हैं ना भाई, तभी तो धंधा चलेगा। चलो, तो अब भैया आपको पता है लैंड एक फिक्स्ड एसेट है, उसे आप ऐसे खींच के तो बड़ा कर नहीं सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो बताओ? आप उस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके क्या है? आप मल्टीपल क्रॉपिंग करो, एक ही फील्ड पे मल्टीपल क्रॉप्स लगाओ। आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इस्तेमाल करो जिससे प्रोडक्टिविटी जल्दी हो और ज़्यादा हो, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन करो अच्छे से। इससे आप लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। अब लेबर की बात करें, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड होते हैं लेबर। कैपिटल की बात हम कर चुके हैं। कैपिटल मतलब पैसा जो बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होता है, और ये पैसा हम कहाँ से लेते हैं? लोन लेते हैं या हमारी सेविंग से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग मैंने बताया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई गई हैं, पॉटरी की जाती है, पॉट्स बनाए जाते हैं। और एक यहाँ पे बता देती हूँ मैं, ये जो आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में बात की गई है, इसमें सबसे बड़ा एक ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s में आया हुआ एक मेथड था जिससे प्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग 4 गुना बढ़ गई थी, 4 गुना बढ़ गई थी। और इसमें क्या आता है? मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। क्या आ सकता है इस चैप्टर से? पहला, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। पॉजिटिव इंपैक्ट्स एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या? प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, काफी गुना बढ़ गई, क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिलने लगी। लेकिन नेगेटिव क्या? नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या? इससे अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है। आप केमिकल्स डाल रहे हो, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, वो नीचे तक जा रहे हो और वो कंटामिनेट कर रहे हैं पानी को, तो नेगेटिव इंपैक्ट है। और हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स बोरो या अरेंज कैपिटल? सब कुछ मेरी ई बुक जो साइंस एंड फन के ऐप पे है अवेलेबल है। ई बुक में हर चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ सवाल जवाब भी मिल जाएंगे मुफ्त 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 में। ऐप पे जाओ, 9th के सेक्शन में जाओ, आपको मिल जाएगा सब कुछ। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर होता है खत्म। छोटी सी किताब है हमारी को, नन्ही सी, प्यारी सी, स्कोरिंग सी। यहाँ पे आप बहुत स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चले आगे फिर पीपल एज ए रिसोर्स करें। मैडम एक बात बताओ, हमने रिसोर्स पढ़ा था, एनीथिंग विच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स is called a resource, is called a resource। लेकिन यहां पे तो मैडम आप पीपल की बात कर रहे हो, यानी कि ह्यूमन की बात कर रहे हो, है ना भाई? तो यहां पे हम पूरे चैप्टर में एक इंसान को, एक मतलब सभी इंसानों को रिसोर्स बनाएंगे, और कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर,
पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब है एक ऐसी पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है, वर्किंग है, स्किल्ड है और देश की इनकम और प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है। बोझ नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि देश के लिए एक असेट है। वो इंसान एक रिसोर्स होता है। हमारी एग्जिस्टिंग ह्यूमन को हम रिसोर्स में तब्दील कर सकते हैं, उसमें अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, उसको मोर प्रोडक्टिव बनाता है। कंट्रीज जैसे कि जापान काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स पे, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंट्री काफ़ी खुश और डेवलप्ड है, काफ़ी खुश और डेवलप्ड है। आइए बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, हम यहाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके चलेंगे साथ साथ। आइए, सबसे पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ बनता है, हाउ पीपल कैन बी अ रिसोर्स, जो हमने अभी पढ़ा, हम उसमें एजुकेशन डालेंगे, हेल्थ डालेंगे। दूसरा, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, चलिए आइए वापस आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। तो ये एक्टिविटीज क्या होती हैं? गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। रिलेटेड में क्या आ जाता है? माइनिंग, क्वारिंग, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। सेकेंडरी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ पे गुड्स बनते हैं, रॉ मटेरियल्स, उसको यहाँ पे फिनिश गुड्स में तब्दील किया जाता है। और टर्शरी को बोला जाता है सर्विस सेक्टर, जैसे कि टीचिंग, डॉक्टरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब इसमें आता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज आगे भी डिवाइड हुई, किसमें? मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। मार्केट एक्टिविटी आज मैं पढ़ा रही हूं आपको, मैं बाहर पढ़ाती हूँ अपने ऑफलाइन सेंटर में, क्या है ये? मार्केट एक्टिविटी। मैं घर में अपने खुद के बच्चे को पढ़ाऊंगी तो क्या है वो? नॉन मार्केट एक्टिविटी। मुझे पैसे नहीं मिल रहे उससे, तो मार्केट एक्टिविटी फॉर मार्केट, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इट्स नॉन मार्केट एक्टिविटी। ओके, तो हो गया पेमेंट है, और नॉन मार्केट में सिर्फ कंजम्पशन है, सेल्फ कंजम्पशन है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। बताओ, हम भैया क्वालिटी पूछ रहे, कपड़े की क्वालिटी क्या है, इंसानों की भी क्वालिटी पूछने जाने जा रही है। गहरी बात है बच्चों, अब तो इंसानों की भी क्वालिटी है, लेकिन एक इंसान क्वालिटी का कब बनता है? जब वो हेल्दी हो। बीमार इंसान तो बोझ होगा। यार देखो, मैं सिंपल सी बात, आज की जनरेशन बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन भर काम करना है। अभी बहुत हम बैठे हुए थे फैमिली में और हम बात कर रहे थे कि हम लोगों को हेल्दी होना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारे बच्चे आगे जाके हमें बिस्तर पे पड़ा देखेंगे तो उनकी जिंदगी क्या है? वो तो हमारी सेवा में ही लगे रहेंगे। हमें उनको बेटर लाइफ देनी है तो हमें खुद हेल्दी होना पड़ेगा। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो उनकी लाइफ हेल्दी कैसे रहेगी? तो हेल्थ, अगर हम एजुकेटेड नहीं है, हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? एजुकेशन एंड साथ ही साथ स्किल्स, हर चीज़ की नॉलेज रखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वालिटी कैसी बनती है? लिटरेसी रेट कैसा है, हम कितना जी पा रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल फॉर्मेशन। तो हमारी भारत सरकार ने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करी है। देखो यार, यहाँ पे एक चार्ट भी है, पढ़ा लिखा होना, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल, ये तीन पैरामीटर्स है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के। नवोदय विद्यालय बनाए,
प्लान्स करे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन 5 ईयर प्लान्स में डाला गया। सिमिलरली हेल्थ पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। हेल्थ में भी कुछ टायर्स है, लोअर लेवल पे डिस्पेंसरीज होती हैं, फिर अपर लेवल पे हॉस्पिटल्स होते हैं, और बड़े लेवल पे तो और बड़े बड़े एम्स हो गया, आरएमएल हो गया, ये बड़े लेवल पे होते हैं। ठीक है, चले आगे अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगार होना, बेरोजगार होना। लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, उन्हें कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन। रूरल एरिया में जनरली 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल और डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। सीजनल में एक पर्टिकुलर सीजन में काम है लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं है, जैसे कि जब क्रॉप्स को बोया जाता है तब काम है, हार्वेस्ट किया जाता है काम है, लेकिन बीच के दिनों में कोई काम नहीं होता। साथ ही साथ डिस्गाइज, दिखने में काम कर रहे हैं लोग, एक फील्ड है, 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, काम कर रहे हैं 7 लोग, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं। अर्बन एरियाज में मेनली है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे हैं लोग लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा बिकॉज एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट बर्डन बहुत बढ़ा देती है इकोनॉमी पे, लाइफ जो है लोगों की वो क्वालिटी वाइज बेकार हो जाती है क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होती है। रिसेंट ईयर्स में लोग अब प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट होते जा रहे हैं, आगे आने वाला समय सिर्फ टर्शरी सेक्टर का ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अब इसके और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसमें आपका आ सकता है एक्सप्लेन व्हाट रोल। अच्छा, आप अगर सर्च करोगे ना होल इकोनॉमिक्स बाय रीमा मैम, आपको एक सेशन मिलेगा जिसमें मैंने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाए हुए हैं इको के चारों चैप्टर के। एक मिलेगा जिसमें 50 टॉप एमसीक्यूज पढ़ाए हुए हैं इको के, वो जरूर देख लेना इस सेशन के बाद। एक्सप्लेन व्हाट रोल डज, अब यहां पे ना आपको या तो आ सकता है एजुकेशन और या फिर आ सकता है आपको हेल्थ, कोई एक आ सकता है। क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। मेरे बच्चा ये क्विक रिवीजन सेशन है, मैं फिर बता दूं, अगर आपको कंप्लीट सेशन देखने हैं तो उसकी भी सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, आप सर्च करोगे पॉवर्टी बाय रीमा मैम, पीपल एज अ रिसोर्स बाय रीमा मैम, वो आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, एक एक चैप्टर का 1-1 घंटे का। यहाँ 10-10 मिनट में एक चैप्टर होने क्विकली रिवाइज हो रहा है, आपके पेपर से पहले प्रॉपर समरी के थ्रू आपको समझाया जा रहा है चैप्टर। एक आ सकता है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग अनएजुकेटेड है, कॉजेज भी आ सकते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स भी आ सकते हैं कि अगर कोई इंसान अनएम्प्लॉयड है तो क्या होगा, वो मेंटली बहुत इल हो जाएगा, वो स्नैचिंग चोरी चकारी करने लग जाएगा, देश पे लाइबिलिटी बन जाएगा। दैट्स हाउ। Now let's move towards the third chapter of economics, that is poverty as a challenge. पोवर्टी एक चैलेंज, गरीबी एक चैलेंज। आइए बात करते हैं गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है, जब एक इंसान अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल ना कर पाए। व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज, रोटी यानी कि फूड, कपड़ा यानी कि क्लोथ्स, मकान बेसिकली शेल्टर। अब इसमें 2 और एलिमेंट्स आते हैं, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 5 जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो पूरी नहीं कर पाता है वो कहलाता है गरीब। और भी कुछ पैरामीटर्स पे हम गरीबी को मेजर करते हैं, आइए धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलिए,
लैंडलेस लेबरर्स, डेली वेज वर्कर्स, चाइल्ड वर्कर्स, बेगर्स, ये कुछ एग्जाम्पल है पुअर पीपल के। वेरियस सोशल इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के, जैसे कि भूखा होना, घर ना होना, पढ़ाई ना होना, साफ सफाई ना होना, लोग उनको सोशली एक्सक्लूड करते हैं, तो दूर हट जा। वल्नरेबिलिटी, लाचारी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है लाचारी। हाँ, नाउ आपके एग्जाम होते हैं स्कूल में, 20 नंबर का टेस्ट हुआ, बोलते हैं जी 7 नंबर वाला पास है। ये क्या है? ये एक लाइन है जिसके ऊपर आप आए तो पास, जिसके नीचे आप गए तो फेल। ऐसे ही टू मेजर पॉवर्टी, टू कंपेयर पॉवर्टी, कौन गरीब है कौन नहीं है, क्या किया जाता है? एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है जिसे कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे 2 मेथड्स है पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के। एक तो है इनकम और दूसरा है कंजम्पशन। कंजम्पशन मेथड में हम और भी फैक्टर्स लेते हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा, फुटवियर, फ्यूल एटसेट्रा। मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट की बात करें तो अर्बन एरियाज में है 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे और रूरल एरियाज में है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। मैडम, अर्बन में 2100 और रूरल में 2400 क्यों? अर्बन एरियाज का इंसान आज कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता है, सर्विस सेक्टर में ज्यादा है, फिजिकल वर्क कम करता है, तो भूख कैलोरी कम से भी काम चल सकता है। वहीं जो रूरल एरिया है वहां पे लोग हल जोत रहे हैं, सड़ी धूप में खेती कर रहे हैं, वहां पे उनको कैलोरी इंटेक ज्यादा चाहिए, तो वहां पे है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। जो इससे कम खा रहा है यानी कि उसकी फूड की प्रॉब्लम है। इनकम के लेवल पे देखा जाए, रूरल एरिया में अगर कोई इंसान 816 पर मंथ से कम कमा रहा है तो वो गरीब है। अर्बन एरियाज में 1000 से कम कमा रहा है तो गरीब है। बेटा, घर में आती हुई मेड भी एक घर में आजकल 3000 से कम नहीं लेती है। आपको इतना तो पता ही होगा। आपकी मेड कितना लेती है बताओ? कितना लेती है? लेती है ना? 2-3 हजार से कम तो नहीं लेती। तो यार देखो, ये तो हमारी पॉवर्टी लाइन है। चलो, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ऐसी है, मतलब डेटा वाइज है। तो डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 45% टू, मैं आपको ना एक राज की बात बताऊंगी। राज की बात है। राज की बात ये है, ये हमारे बीच में रहनी चाहिए कि भाई, और ये पेपर में नहीं लिखनी, पहले मम्मी कसम खा लो भाई कमेंट्स में, मम्मी कसम, पेपर में नहीं लिखोगे, ये हमारी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेस्ट हुआ 20 नंबर का, मैंने आपको बताया 7 नंबर वाला पास है। 10 बच्चों का टेस्ट हुआ, 7 बच्चे फेल थे, 5 नंबर लाए हुए थे, 6 नंबर लाए हुए थे। मैंने क्या किया, पासिंग लाइन को कर दिया 3 नंबर। अब कितने बच्चे पासिंग में आ गए पता है? 7 बच्चे फेल थे ना, अब 7 बच्चे पासिंग में आ गए, 3 अभी भी फेल है। क्या किया मैंने? मैंने उन बच्चों की कैपेबिलिटी बढ़ाई मार्क्स की? नहीं, मैंने मार्क्स ही कम कर दिए। वाह, ये किया हमारे देश की सरकार ने। पॉवर्टी लाइन देखिए क्या रखी हुई, 1000 रुपए जो कमाता है कोई भी कमा लेता है। सिंपल सी बात है। तो कहा जा रहा है पॉवर्टी कम की जा रही है और पॉवर्टी आगे आने वाले समय में बिल्कुल कम हो जाएगी। तो एक्चुअली पॉवर्टी तो उतनी है, लेकिन हमारा लाइन जो है वो कम होती जा रही है। ओके, नाउ वल्नरेबल ग्रुप, लाचार ग्रुप, SC ST OBC, दलित्स, विमेन, विडो, चिल्ड्रन। तो बेसिकली डबल डिसएडवांटेज टू लैंडलेस कैजुअल वेजर्स। भैया, जो भी लोग गरीब हैं, जो भी लोग छोटे कास्ट के हैं, वो सारे के सारे वल्नरेबल माने जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से सबसे पहले अफेक्ट होने वाले। अगर एक घर में इनकम नहीं आ रही है तो उसमें वुमेन, बच्चे ज्यादा सफर करते हैं। अब ये इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है, जैसे बिहार में 33.7% पॉवर्टी रेशियो है, उड़ीसा में 32.6 है पॉवर्टी, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा में कम हो रही है, कम होती हुई दिखाई दी है। अलग अलग अप्रोचेज है। ये ग्लोबल सिनेरियो में भी यही बताया हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान $1.90 से कम खर्चा करता है तो वो गरीब है। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इन चाइना हैज़, ये पूरा ग्लोबली बताया गया है, यानी कि अलग अलग कंट्री से रिलेटेड। ये भी सिर्फ डेटा ही डेटा है, परसेंटेज ही परसेंटेज है।
एरियाज में बताया गया विद परसेंटेज। मैम लर्न करना है, नहीं लर्न करना, नहीं लर्न करना। कारण क्या है पॉवर्टी के? पॉवर्टी के कारण है भैया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, लोगों की इनकम में बहुत फर्क है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि लोग बहुत पैसा लगा देते हैं शादियों पे, बच्चे होनों पे बहुत पैसा लगा देते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया? इसके देखो, पॉवर्टी वायरस एंटी वायरस, पॉवर्टी एंटी पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स लेके आए गए। 1980 से काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई और पॉवर्टी में कमी आई। इसके दो अप्रोचेस थे, एक था इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, दूसरा था एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च करना, जिसके तहत कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जैसे कि नरेगा। नरेगा कब आया? 2005 में आया। 200 डिस्ट्रिक्ट्स आपकी 9th की एनसीईआरटी में, 10th में अभी अपडेट हो गई, 625 डिस्ट्रिक्ट्स हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया। इसके तहत अगर कोई इंसान अपनी मतलब फैमिली से एक इंसान एप्लीकेशन देगा, 15 दिन के अंदर उसको सरकार काम दे देगी, 100 दिनों के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उसके लिए आपको वेजेस मिलेंगे। अगर सरकार आपको काम देने में नाकामयाब रहती है तो आपको क्या करना होगा? फ्री में वो आपको वेजेस देंगे। ऐसी प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई जिसमें लोन्स प्रोवाइड किए गए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आया जिसमें भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रोल प्रोवाइड किए गए, लोन्स दिए गए ताकि लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस ओपन कर सकें और काफी आगे बढ़ सकें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अगेन स्वरोजगार, सेल्फ कंजम्पशन, लोन्स दिए गए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, एरिया सैनिटाइज किए गए। अंत्योदय अन्न योजना, फूड सिक्योरिटी में आप लोग पढ़ेंगे जिसमें फूड के बदले काम दिया गया। सबसे बड़ा अब क्या है चैलेंज? पॉवर्टी को कम करना है और डिस्पैरिटीज को कम करना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सबसे पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करते हैं पॉवर्टी लाइन के बारे में, आपको आ सकता है। दूसरा आपको कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बिल्कुल आ सकते हैं। तीसरा आपको इस चैप्टर से वल्नरेबल ग्रुप्स, हाँ, नरेगा के ऊपर नोट लिखना बहुत आ सकता है। हाउ पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। अब इसके अंदर आप वो दो अप्रोचेस को एक्सप्लेन करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ वाली और पॉवर्टी प्रोग्राम्स वाली, नाम डाल के दो अप्रोचेस को। ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चले हमारे चौथे और आखिरी चैप्टर की तरफ, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एज यू ऑल नो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरी हाई पॉपुलेशन, काफी पॉपुलेशन है हमारे देश की। अब इस पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए वी नीड खाना। तो फूड सिक्योरिटी इज बेसिकली फूड की सिक्योरिटी रखना, यानी कि फूड क्या हो? 3 पैरामीटर्स पे हो, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। सो बेसिकली फूड को सिक्योर कराने के 3 पैरामीटर्स हैं। फूड हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल के साथ विद इन द रीच होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए, यानी कि लोग उसे खरीद पाए, बेसिक फूड महंगा ना हो। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, दीज आर द 3 A's फूड सिक्योर करने में। क्लियर? पीपीटी कहाँ मिलेगी मैडम? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का है मैडम? डिस्क्रिप्शन में है। वाई फूड सिक्योरिटी, क्यों फूड सिक्योरिटी? देखो भैया, इतनी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं फूड की शॉर्टेज की वजह से, तो भैया इससे क्या हो सकता है? अगर शॉर्टेज हो गई तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से लोग भूखे मर जाएंगे। बंगाल फेमाइन 1943 का सबसे बड़ा फेमाइन माना जाता है हिस्ट्री में, जिसमें 30 लाख लोग मरे। और क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि कारण क्या था उन 3 एलिमेंट से? क्या अफोर्डेबल नहीं था फूड, क्या अवेलेबल नहीं था, क्या एक्सेसिबल नहीं था, क्या नहीं था? बताओगे किस कारण की वजह से यहाँ पे लोग मरे थे?
आप हैरान हो जाओगे सुन के, एक्सेसिबिलिटी का रीजन था, यानी कि फूड उन तक पहुंच ही नहीं पाया, फूड पहुंच ही नहीं पाया उन तक। फूड इनसिक्योर कौन है? जो हमने अभी पॉवर्टी में पढ़े, वल्नरेबल पीपल, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। रूरल एरियाज में कौन कौन? लैंडलेस पीपल, आर्टिशंस, ट्रेडिशनल सर्विसेज देने वाले, बेगर्स। अर्बन एरियाज में लो वेज वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, पेंटर हो गए जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। सोशल क्लासेस में SC ST OBC, प्रेग्नेंट वर्क, माइग्रेंट वर्कर, सॉरी, विमेन। हंगर, भूख, ये एक और इंडिकेटर है फूड सिक्योरिटी का। दो तरीके का हंगर होता है, एक होता है क्रॉनिक, एक होता है सीजनल। क्रॉनिक हंगर काफी ज्यादा फैला रहता है। क्रॉनिक हंगर में क्या होता है? आज जैसे रिक्शे वाला यार, आज सवारियां मिल गई तो चिकन की पार्टी, नहीं मिली तो शायद खाना नसीब भी ना हो, ये क्रॉनिक हंगर है। सीजनल, आपका सीजनल वर्क है, आपका सीजनल वर्क है, आइसक्रीम का बिजनेस है, गर्मियों में पैसा ही पैसा, खूब खा रहे हैं लोग आपकी दुकान पे आके आइसक्रीम, सर्दियों में बहुत ही कम हो जाता है। बेसिकली सीजनल हंगर ये ज्यादातर एग्रीकल्चर लेबर्स में होता है क्योंकि वो सीजनल वर्क है ज्यादातर। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, देखिए हमारे देश में फूड सिक्योरिटी है क्योंकि हमारे देश में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी बढ़ गई। दूसरा कारण बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है आओ समझते हैं। मैं आपको पूरा एक सिस्टम समझाऊंगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। पहले 1 मिनट बस। कीप में फिर यहां पे हम डालेंगे एक न्यू स्लाइड। ध्यान से सुनना, आगे नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं आपको पूरा एक सिस्टम समझा रही हूँ PDS सिस्टम का। देखो ध्यान से, PDS। देखो बच्चों, ये एक खेत है, फार्म, ठीक है, जिसपे आप फॉर एग्जाम्पल 100 kgs ऑफ राइस उगाते हो। बेटा जी आपको पता है फार्मर के पास पहले ही ऑर्डर्स आ जाते हैं, सीड बोने से पहले उसका सामान बिक जाता है। फार्मर हर बार क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि सपोज 10 किलो का ऑर्डर नहीं लेता, बाकी 90 kgs का वो ऑर्डर ले लेता है। 10 किलो क्यों भाई, कीड़ा लग गया, कोई खराबी हो गई तो भैया वो नहीं लेता, रिस्क होता है, हर बार इतना लॉस हो जाता है उसका। अब क्या हुआ, ये फार्मर है, 90 किलो बिक गया, खुश है भाई, इंजॉय कर रहा है। लेकिन उस बार उसकी खेती 100 की 100 किलो बढ़िया हो गई। अब उसे तो नाचना चाहिए, खेती बढ़िया हो गई, वो दुख में चला गया। अब मुझसे कौन वो 10 किलो खरीदेगा, अब मैं उसको कितना ही सेल्फ कंज्यूम कर लूंगा, मेरा तो लॉस हो जाएगा। ऐसे केस में आती है सरकार। सरकार कहती है फार्मर से, नॉक नॉक, भाई ये पेपर में नहीं लिखना, समझाने के लिए बोल रही हूं, दोबारा से मम्मी कसम खा लो, पेपर में कोई नहीं लिखेगा ये नॉक नॉक नुक नुक, मैम तुम्हें नॉकआउट कर देगी। नॉक नॉक फार्मर, क्या इस बार कुछ सरप्लस बचा है तेरे पास? सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बची है? फार्मर खुश, हाँ जी भाई साहब बची है। कितनी बची है? 10 किलो। चल मुझे ये 10 किलो तू दे दे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ये 10 किलो तू मुझे दे दे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्राइस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें फार्मर को ना तो लॉस हो ना प्रॉफिट हो, यानी कि उसकी लागत उसको वसूल हो गई, वैसे तो लॉस हो रहा था, उसकी लगाई उसको वसूल हो गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। ठीक है जी, फार्मर ने दे दिया। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये रखेगी इसे बफर स्टॉक में।
बफर स्टॉक क्या है? बेसिकली गोडाउन्स में इसको दबा के रख लेगी एफसीआई के तहत, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां से ये जाएगा राशन की दुकानों पे, और राशन की दुकानों को दूसरा नाम बोला जाता है फेयर प्राइस शॉप, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो होते हैं गुड्स के वो सस्ते होते हैं। यहाँ पे आपको 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो आटा मिल जाता है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां गरीबों को राशन कार्ड दिखाने पे क्या मिलता है? राशन का सामान। जिस अमाउंट में मिलता है उसे बोला जाता है इशू प्राइस। इशू प्राइस क्लियर है? ये रही आपकी पूरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे बेहतर तरीके से आई कांट एक्सप्लेन। तो ये हो गया आपका बफर स्टॉक। इस सिस्टम के तहत सरकार जो होती है वो वीट, राइस खरीदती है, जो भी सरप्लस प्रोड्यूस होता है, एंड इस सरप्लस को ये ग्रेनरीज में, गोडाउन्स में सेव कर लेती है। सो बेसिकली फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है राशन शॉप पे या फेयर प्राइस शॉप पे। इस सिस्टम के तहत आइटम्स जैसे कि शुगर, केरोसिन ऑयल, अब नहीं मिलता केरोसिन ऑयल क्योंकि पहले चूल्हा जलता था, अब लोग गैस यूज करते हैं। फूड ग्रेन्स बहुत कम प्राइस पे बेचे जाते हैं, मार्केट प्राइस से। जा सकते हैं आप और अपने आइटम्स को ले सकते हैं राशन कार्ड दिखा के। मैम कितना मिलेगा? राशन कार्ड पे जितने लोगों का नाम होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी फैमिली की क्या साइज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम लाए गए बच्चों, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को काफी लागू किया गया। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आया, जिसके अंदर थोड़ा सा एक पर्टिकुलर सेक्शंस को टारगेट किया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी आई, और फूड फॉर वर्क NFWP प्रोग्राम भी आया, जिसमें काम के बदले क्या दिया जाएगा? खाना दिया जाएगा। बहुत सारे पॉवर्टी प्रोग्राम्स, मिड डे मील्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी लाए गए। 2000 में अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्ण स्कीम्स भी लाई गई। ये सारी स्कीम कंप्लीट लेक्चर में एक्सप्लेन तरीके से भी है, बहुत डेप्थ में, वो भी आप देख सकते हो। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का आपको बस सर्च करना है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बाय रीमा मैम। लेटेस्ट डाला है वो तो मैंने, ब्यूटीफुल कलरफुल पीपीटी के साथ। क्विक रिवीजन है, इसलिए आपको ज्यादा पिक्चर भी नहीं दिख रही है इसके अंदर। क्या फायदा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का? फूड अवेलेबल हो जाता है यार, प्राइस कम रहता है, भुखमरी कम रहती है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ जाती है, साथ ही साथ फार्मर्स को उनकी लागत भी मिल जाती है। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है? बफर स्टॉक में काफ़ी कमी आ जाती है, वेस्टेज बहुत होती है बफर स्टॉक में, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है राशन, साथ ही साथ वाटर रिसोर्सेज काफ़ी यूज़ होते हैं इसके अंदर, माल प्रैक्टिसेस होते हैं। जो भी लोग होते हैं ना राशन की दुकानों में बैठे हुए, वो काफ़ी मिक्सिंग करते हैं ताकि उनका जो सामान है वो ब्लैक में बेच देते हैं, ब्लैक में बाहर। अब आते हैं कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स कौन है? जो कम दामों पे गुड्स अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर के नहीं होते। यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलते हैं और क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, और यहाँ पे क्या बना लेते हैं? कॉपरेटिव सेक्टर बना लेते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। जिस रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनका सारा नेटवर्क खुद का होता है, A to Z, बनाने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक का। इसके अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं अमूल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। ग्रेन बैंक्स जो कि महाराष्ट्र में अवेलेबल है, जहाँ ग्रेनरीज मिलती हैं, ये भी एक कॉपरेटिव सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म, मतलब कि हमने 40 मिनट में पूरी इको रिवाइज कर ली है। इससे यार कम समय में आपको कहीं पे भी पूरा इको नहीं मिलेगी। इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? अब देखो बच्चों, अगर ये आता है 2 नंबर में तो आपको इसकी डेफिनेशन और इसके पास अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऐसे नाम लिखने। लेकिन अगर यही 3 से 5 नंबर में आता है तो आपको एक्सप्लेन भी करना है, ये बात याद रखना। हु आर फूड इनसिक्योर भी आ सकता है छोटे से 2 नंबर में। और स्कीम्स को, इस चैप्टर की स्कीम्स को एक्सप्लेन करना आ सकता है। और यस, 5 नंबर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आ सकता है, 5 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये क्वेश्चन, 5 नंबर में। ये तो समझ लो आ ही गया इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हंगर के ऊपर भी आ सकता है, हंगर के ऊपर भी आ सकता है। दोनों में डिफरेंस है, 2 नंबर में बाकी बनते हैं, ये तो 5 नंबर में बनते हैं। बस
इसी के साथ हमारा ये पूरा इको होती है खत्म। नेक्स्ट आपको मिलने वाला है इसमें, मैंने नेक्स्ट आई थिंक जियो सिविक्स, लगातार मैं चारों बुक्स का आपको क्विक रिवीजन देने वाली हूँ मेरे बच्चा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको लगातार मिलते रहेंगे अब ऐसी बढ़िया बढ़िया सेशंस। साथ ही साथ इसकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, एमसीक्यूज का अपलोडेड है, पूरी को खल्लास कर लो, खत्म कर लो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट्स में बता देना, आपके रिव्यूज सर आंखों पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय।